नमस्कार। आप सभी को प्रणाम। मैं विभू श्रीवास्तव, रानी रेवती देवी सरस्वती विद्या निकेतन, इंटर कॉलेज राजापुर की तरफ से विद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कक्षा द्वादश के फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसमें एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया था क्रिस्टल का और एमॉर्फस का। क्रिस्टल क्या जो सिस्टमेटिक हो और एमॉर्फस क्या जो नॉन सिस्टमेटिक हो। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लिया था। उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी, जो भी कंफ्यूज़न होगा, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्लास को। जो पहली स्लाइड है वो है व्हाट फॉर टुडे, यानी कि आज हमको डिस्कशन किस बात पे करना है। आज हम बात करेंगे क्रिस्टल लैटिस के बारे में। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, उससे पहले ये बात आपको याद दिला दूं क्रिस्टल क्या होता है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा, क्रिस्टल वो है जिसमें सभी मॉलिक्यूल्स आयन एक सिमेट्रिक या सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में क्या हो, लगे हों। उन्हें क्या कहा जाता है, क्रिस्टल। और आज का टॉपिक जैसा हम देख रहे हैं वो है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। जो भी बातें होंगी इसी टॉपिक पे आज होंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ये एक वीडियो है आपके सामने। इस वीडियो में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्रिस्टल लैटिस है क्या। चलिए पहले कुछ एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लें लैटिस का। अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैटिस, लैटिस का मतलब है क्या, तो लैटिस की मीनिंग क्या होती है, एनीथिंग विच इज़ जस्ट लाइक अ नेटवर्क। अगर एक सिंपल लैंग्वेज में मैं बात करूं तो यार आपने देखा होगा आपके आसपास मच्छरदानी है। आपने अगर कभी ट्रैवल किया होगा तो आपने मछली का जाल देखा होगा, कभी बैडमिंटन का नेट देखा होगा, वॉलीबॉल का नेट देखा होगा। तो वो जो नेट है, नेट या जो एक जाल जैसा है, उसी जाल का एक साइंटिफिक वर्ड क्या है, लैटिस। तो एक बात क्लियर रखिए, लैटिस क्या है। लैटिस और कुछ नहीं, एक सिंपल थॉट है, एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है किसका, एक जाल जैसा या एक नेट जैसा या एक नेटवर्क जैसा। तो नेट या नेटवर्क, उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, जाल। उसी का एक शब्द कौन सा है, लैटिस। यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है क्रिस्टल लैटिस। तो बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस क्या चीज़ है यार। क्रिस्टल, क्रिस्टल वो जो सिस्टमेटिक हो। तो अगर मैं इस वर्ड को डिफाइन करूं तो वो मैं कैसे कर सकता हूं। क्रिस्टल लैटिस का मतलब क्या है, जब किसी सॉलिड में मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन कुछ भी अगर एक साथ अरेंज हो जाए, और अरेंजमेंट कैसा हो, सिस्टमेटिक हो। क्योंकि अगर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होगा डियर, तभी वो क्रिस्टल होगा। तो अगर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज हैं और सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज होने के बाद अगर वो एक जाल जैसा, एक नेटवर्क जैसा, एक नेट जैसा एक पूरा स्ट्रक्चर बनाए, तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देंगे, क्रिस्टल लैटिस का। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्रिस्टल मॉलिक्यूल के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट को क्या कहेंगे, क्रिस्टल। लैटिस किसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जाल को, नेटवर्क को। तो एक ऐसा अरेंजमेंट जो मॉलिक्यूल्स के सिस्टमेटिक अरेंजमेंट से बना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। इस वीडियो में एक चीज़ आप और समझोगे, वो क्या है, लैटिस पॉइंट। तो उस पूरे लैटिस का, उस पूरे नेटवर्क का, वो किससे मिल करके बना है, मॉलिक्यूल से, एटम से या आयन से। तो वो जो मॉलिक्यूल, एटम या आयन है, उन्हीं को हम लोग नाम क्या देते हैं, पॉइंट का या फिर लैटिस पॉइंट का। तो वीडियो को देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये एक क्रिस्टल है क्योंकि सारे मॉलिक्यूल सिस्टमेटिक अरेंज हैं।
ये देखिए, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने मॉलिक्यूल्स को स्मॉल कर दिया, और यहाँ पे जो ये आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये लाइन कोई बॉन्ड नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं, बल्कि केवल क्या है, वो उनके बीच के शेप को डिफाइन कर रहा। ये देखिए किस तरह सारे मॉलिक्यूल अरेंज हो रहे हैं। और हाँ, एक बात और, यहाँ देखिए, ये जो चीज़ है, मैंने जैसा कहा कि ये जो लाइन है केवल, ये तो मॉलिक्यूल हुए आपके। और ये मॉलिक्यूल कैसे लगे हैं, इसको प्लीज़ केयरफुली वॉच करिए। ये मॉलिक्यूल लगे हैं सिस्टमेटिक, एक बड़ी बॉल, एक बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, बड़ा मॉलिक्यूल, छोटा मॉलिक्यूल, फिर बड़ा मॉलिक्यूल। तो एक पर्टिकुलर कैसा है यहाँ पर अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में जो ये लाइंस देख रहे हो आप, ये लाइंस डियर कोई बॉन्ड नहीं है, वो कोई अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स नहीं है, वो एक इमेजिनरी मेथड है केवल, वो एक इमेजिनरी लाइन है जो IUPAC ने इसलिए डिफाइन कराई ताकि हम उस क्रिस्टल के पूरे स्ट्रक्चर को ईजिली क्या कर सकें, समझ सकें। तो कभी भी इन लाइन्स से कंफ्यूज मत होइएगा, ये लाइन केवल क्या डिनोट कर रही हैं, पूरे क्रिस्टल के शेप को, उसकी ज्योमेट्री को, और इन्हीं सब चीज़ों को। वो ना तो कोई बॉन्ड है और ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स, इस बात को हमेशा माइंड में रखिएगा। अब जैसे इससे पहले मैंने बताया था कि हर क्रिस्टल जो मिलके एक बड़ा स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है, ध्यान से देखो, नेट जैसा है। तो नेट जैसा मतलब उसे क्या कहोगे, लैटिस। और किस तरह का अरेंजमेंट है, सिस्टमेटिक कि नॉन सिस्टमेटिक, तो एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है। तो सिस्टमेटिक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट से बना ये जो पूरा नेट है, इसी को हम लोग क्या नाम देंगे डियर, क्रिस्टल लैटिस का। किसका नाम देंगे, यहाँ देखोगे आप, यहाँ नाम देंगे क्रिस्टल लैटिस का, ऊपर लिखा हुआ है। ठीक। अब अगली चीज़ क्या, यहाँ पर एक चीज़ और है, उसका नाम है क्या, पॉइंट। अभी मैंने नाम लिया था पॉइंट का, तो पॉइंट क्या, ये जो पूरे मॉलिक्यूल्स हैं इनको एक नाम दे दिया गया लैटिस पॉइंट का या फिर पॉइंट का। ये पॉइंट एटम, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं। तो क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, क्लियर है ना। क्रिस्टल लैटिस क्या, जब कई मॉलिक्यूल सिस्टमेटिक अरेंज हो करके एक नेटवर्क जैसा या जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल क्यों कहा, क्योंकि सिस्टमेटिक है। लैटिस क्यों कहा, क्योंकि वो नेटवर्क जैसा है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये क्या है, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट किसको डिफाइन करता है, नम ये डिनोट करता है, सॉरी, मॉलिक्यूल को, एटम को, आयन को। वीडियो में आगे आप देखोगे कैसे सब मिल करके एक क्रिस्टल बना रहे हैं। प्लीज देखिए, ये देखिए मॉलिक्यूल्स का एक साथ मिलना, मिलने के बाद मेन बात, वो एक सिस्टमेटिक अरेंज हुए, और सिस्टमेटिक अरेंज होकर के किसका फॉर्मेशन कर लिए, एक क्रिस्टल लैटिस का। ठीक है, इतनी बात, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। ये क्रिस्टल लैटिस क्यों है, क्योंकि मॉलिक्यूल सिस्टमेटिक अरेंज हैं। और लैटिस क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, जाल जैसा। ओके एवरीवन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए स्लाइड है, जो सेकंड स्लाइड हमारी, वो क्या कह रही है, क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल को डिफाइन कर रही है। जब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में उसके सभी मॉलिक्यूल्स, आयन या एटम एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट या निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित हो, अरेंज्ड होकर एक नेटवर्क जैसा या जाल जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लैटिस। ये लाइन मेरे ख्याल से क्लियर होनी चाहिए आपको। एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में अरेंज होने के कारण इस प्रकार के लैटिस को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। कोई डाउट तो नहीं डियर। लैटिस स्ट्रक्चर में सभी लैटिस पॉइंट को एक दूसरे से जोड़ने के लिए स्ट्रेट लाइन का यूज़ किया जाता है। अभी मैंने पीछे दिखाया, वो केवल किसके लिए किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन के लिए। बार बार मैं इस बात को बोल रहा हूँ, वो कोई बॉन्ड नहीं है, वो कोई शेप नहीं, वो कोई अट्रैक्शन नहीं, सॉरी, ठीक है। और जिसकी सहायता से लैटिस की ज्योमेट्री या शेप का कंफर्मेशन किया जाता है। ये पॉइंट क्लियर है ना, जो ये लिखा हुआ है कि लैटिस में उपस्थित या लैटिस में प्रेजेंट सभी मॉलिक्यूल, एटम, आयंस को लैटिस पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, लैटिस पॉइंट। नाउ वी विल कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। ये एक वीडियो है, इस वीडियो में आप क्रिस्टल लैटिस के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को देखोगे। तो प्लीज कैरी ऑन। वेट अ मिनट।
ये देखिएगा, ये ईच पॉइंट इन द लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ईच पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस रिप्रेजेंट वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विच मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल और एन आयन। ये भी बात मैंने भी बताई थी आपको। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन में मत चलिएगा, बस मैं ये कह रहा हूँ एक एक चीज़ को डीपली समझिए, डीपली पढ़िए, ठीक है। हाँ, ये लाइन जो मुझे बतानी थी, क्या लिखा है, लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंट बाय स्ट्रेट लाइंस टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। तो जैसा मैंने कहा था, ये लाइन कुछ और नहीं, ना तो कोई अट्रैक्शन है ना तो कोई बॉन्ड है, ये केवल क्या है, इनका काम इतना सा है, वो इस पूरे क्रिस्टल के शेप को क्या करती हैं, डिनोट करती हैं। ठीक, आगे बढ़ता हूँ। इस वीडियो में आगे एक चीज़ आप और देखोगे, ये देखिए वही वापस क्रिस्टल लैटिस का एक रिप्रेजेंटेशन है ये। अब यहाँ पर एक वर्ड आपको देखना है, समझना है, देखिए ध्यान से। अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को या पूरे सेल को देखें, ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही है कि इस स्ट्रक्चर का जो ये एक हिस्सा है, ये एक पूरा कंपार्टमेंट, आप ध्यान से देखो, जैसे ये कंपार्टमेंट है, ठीक वैसे ही बगल वाला है, ठीक वैसे ही इसके ऊपर वाला है, ठीक उसके बगल वाला, और पूरा का पूरा। तो जैसा ये पहला कंपार्टमेंट जैसा स्ट्रक्चर है, वैसे ही इस पूरे का स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। अब इस चीज़ को कैसे समझ सकते हैं, एक वर्ड आया जिस वर्ड का नाम था यूनिट सेल। यूनिट सेल या फिर इकाई सेल या एनीथिंग समथिंग। आप इमेजिन करो, अगर आप एक दीवार के सामने खड़े हो और उस दीवार पर प्लास्टर नहीं है, ठीक है, मेरे साथ साथ इमेजिन करिएगा, आप एक दीवार के सामने खड़े हो और उस दीवार पे प्लास्टर नहीं है, तो जो शेप उसकी एक ईंट का होगा, एक ईंट का जो शेप होगा, लगभग लगभग मेजॉरिटी ऑफ ईंट का शेप वही होगा। ऐसा देखे होगे आप, ठीक है ना। तो वो जो छोटी छोटी ईंट से बनकर इतनी बड़ी जो दीवार बनी है, तो वो क्या है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि वो सिस्टमैटिक अरेंज्ड है। अब जो शेप किसी एक सिंगल ईंट का होगा, लगभग अधिकतर ईंटों का शेप कैसा होगा, वही तो होगा ना। तो अगर आप एक ईंट निकालो, एक ईंट उस दीवार से निकालो, आप इजीली डिफाइन कर सकते हो एक कॉमन बिहेवियर में कि बाकी जितनी भी ईंटें लगी हैं उनका शेप कैसा है, वो दिखने में कैसी हैं। ये होता है कि नहीं होता, बिल्कुल सामान्य। मैंने क्या कहा, आप एक दीवार के सामने खड़े हो, जिस दीवार पे प्लास्टर नहीं है, आपने उस दीवार से एक ईंट निकाली, ईंट निकाल कर उसको देखा, और एक कॉमनली क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, जो स्ट्रक्चर उस एक ईंट का है, वही स्ट्रक्चर पूरी की पूरी किसका होगा, दीवार का होगा। ठीक वैसे ही क्रिस्टल में एक छोटा सा पार्ट होता है, अगर उस छोटे से पार्ट के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लिया जाए, तो उस छोटे से पार्ट की स्टडी के बेसिस पर हम पूरे क्रिस्टल की स्टडी क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी क्रिस्टल का वो स्मॉलेस्ट पार्ट जिसकी हेल्प से हम पूरे क्रिस्टल की ज्योमेट्री, शेप, प्रॉपर्टी सबकी स्टडी कर सकें, उसे उस क्रिस्टल की क्या कहते हैं, इकाई सेल या यूनिट सेल या एकक कोशिका या एक कोशिका, आप जो चाहो वो कहो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ क्रिस्टल सिस्टम थ्रू विच we can define all the properties of a crystal, that smallest part is named as unit cell। वीडियो में आगे देखते हैं, समझने का प्रयास करिएगा। ये देखिए, ये क्या हुआ, इस पूरे क्रिस्टल के एक स्मॉल पार्ट को वीडियो में बाहर निकाला गया और वो यहाँ पर एनालाइज करने के लिए रखा गया है। इसका नाम पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है, यूनिट सेल। तो क्रिस्टल का एक स्मॉल पार्ट जिसका शेप पूरे क्रिस्टल से क्या करता हो, मैच करता हो। क्रिस्टल का एक स्मॉल पार्ट, एक छोटा हिस्सा जिसका शेप या प्रॉपर्टी पूरे क्रिस्टल से क्या करे, मैच करे, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, यूनिट सेल का। बिल्कुल क्लियर रहिएगा, किताबों की सहायता लीजिएगा, जो डाउट हो पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं।
ये यूनिट सेल का रिप्रेजेंटेशन है। अब यूनिट सेल की एक खास बात और आपको बताऊं मैं मजे की, कि अगर एक यूनिट सेल को दूसरी उसके ही जैसे, मेरे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर एक यूनिट सेल को उसके जैसे ही दूसरी यूनिट सेल से जोड़कर रख दिया जाए तो हमें एक क्रिस्टल सिस्टम प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि अगर एक यूनिट सेल अपने ही जैसे इनफाइनाइट नंबर, न्यूमरस नंबर, असंख्य संख्या के, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक यूनिट सेल अपने ही जैसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल से अगर अटैच्ड है तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल। क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टल। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, मैं ये वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि एक यूनिट सेल अपने ही जैसे दूसरे। आप एक चीज़ सोचो, अगर आप एक घर की दीवार में, वो बहुत अच्छा एग्जांपल है इसको समझने के लिए, आप एक घर की दीवार में एक जगह छोटी ईंट लगाओ, दूसरी जगह बड़ी ईंट लगाओ, फिर किसी और शेप की ईंट लगा दो, फिर किसी और शेप की ईंट लगा दो। क्या अलग अलग शेप का ईंटा यूज़ करने पर दीवार का शेप सिमेट्रिकल होगा क्या? सोच के देखिए। तो वो सिमेट्रिकल नहीं होगा। और जब सिमेट्रिकल नहीं होगा तो क्या वो क्रिस्टलाइन होगा क्या? नहीं, क्योंकि क्रिस्टलाइन की यही प्रॉपर्टी है, सिस्टम शुड बी सिमेट्रिकल। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी क्या है, सिस्टम शुड बी सिमेट्रिकल। और अगर वो सिमेट्रिकल नहीं है तो फिर किस में चला जाएगा, एमॉर्फस, यानी कि अक्रिस्टलीय में। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि अगर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करना है तो एक यूनिट सेल अपने ही जैसे दूसरी यूनिट सेल से मिलनी चाहिए, या इन अदर वर्ड्स एक क्रिस्टल की, एक मैटर की अगर सारी यूनिट सेल एक जैसी हैं, यूनिट सेल एक जैसी हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल सिस्टम। अब ये आप वीडियो में आगे देखोगे कैसे ये एक यूनिट सेल अपने ही जैसे और यूनिट सेल से मिल करके एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करेंगे। प्लीज देखिएगा। ये देखिए, पहले वो 4 का सिस्टम बना, फिर 5 का सिस्टम, फिर 6 का सिस्टम, 7 का, 8 का, और ये सिस्टम लगातार क्या होगा, बनता हुआ चला जाएगा। वो एक यूनिट सेल अपने ही जैसे, आप इन सब का शेप देखो, सब एक जैसे हैं ना। ये देखिए, ये किसका फॉर्मेशन हो रहा है, क्रिस्टल का। क्रिस्टल का फॉर्मेशन कैसे, एक सेल, फिर से देखिएगा इसको, एक यूनिट सेल दूसरी यूनिट सेल से मिली, दूसरी यूनिट सेल तीसरी यूनिट सेल से, और वो सब मिल करके एक किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पर, क्रिस्टल का। क्रिस्टल क्यों, क्योंकि सबका शेप कैसा है, एक जैसा। कोई डाउट तो नहीं, इजीली चलूंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक। नाउ नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड क्या है, यूनिट सेल की डिफिनेशन है, किसी क्रिस्टल का वह सबसे छोटा भाग जो उस पूरे क्रिस्टल के सभी गुणों और प्रॉपर्टीज एवं संरचना, स्ट्रक्चर, ज्योमेट्री, शेप को रिप्रेजेंट करे, उसी को क्या कहते हैं, इकाई सेल, एक कोशिका या यूनिट सेल कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा वीडियो पीछे करके देखिएगा। जब एक यूनिट सेल अपने ही जैसे कई और यूनिट सेल से जुड़ती है तब जाकर एक क्रिस्टल का फॉर्मेशन करती है। दिस पॉइंट मस्ट बी क्लियर। अतः देखिए, कभी कभी एग्जाम में यूनिट सेल की डिफिनेशन पूछता है इस चैप्टर में से, तो किताब में जो लिखा है वो तो है ही, बाकी एक सिंपल वर्ड जो मुझे लगता है सिंपलेस्ट डिफिनेशन वो क्या है, यदि सामान्य शब्दों में, इन जनरल वर्ड्स में कहें तो यूनिट सेल किसी क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट पोर्शन है जो उसके सभी प्रॉपर्टीज को क्या करे, रिप्रेजेंट करे। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, ये बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है किसकी, यूनिट सेल की, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज आप देखोगे जिसका नाम होता है यूनिट सेल पैरामीटर, ठीक। यूनिट सेल पैरामीटर क्या है कि एक मॉलिक्यूल, आप देखोगे अभी कि 3 बॉन्ड से या 3 एज से या 3 भुजा से क्या है, अटैच है, ठीक है। उसकी पूरी स्टडी देखते हैं, प्लीज देखिएगा आगे। ये देखिए, ये क्या है, यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में ये क्या है, मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल कितने बॉन्ड से या कितने एज से या भुजा से अटैच है, 1 2 और 3 से अटैच है। जब 3 से अटैच है तो एक को नाम दिया जाएगा ए का, एक को नाम दिया जाएगा बी का, और एक को नाम दिया जाएगा सी का, ठीक।
और जो आप यहाँ देख रहे हो दिस पोर्शन, ये क्या है, वही हमारी जेड एक्स वाई एक्सिस है। तो जो ये तीन बॉन्ड हैं या जो तीन ये भुजाएं हैं, बॉन्ड सॉरी बॉन्ड नहीं, जो ये तीन स्ट्रेट लाइन हैं जिनको हम शेप के लिए नेसेसरी मानते हैं, ये तीन का रिप्रेजेंटेशन होगा ए बी और सी का। इनके बीच एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग करस्पॉन्डिंगली क्या कहेंगे, अल्फा बीटा और गामा। अब ये आप इजली इसको देखिएगा, ठीक है। ये देखिए, ये बना एज ए, एज बी और एज सी। एज मतलब भुजा। अब इनके बीच एंगल हमेशा ध्यान रखिएगा, ऑलवेज देखो, अगर बी और सी के बीच एंगल बनेगा, ये एक चीज़ कभी गलत मत करिएगा, ये IUPAC ने कंफर्म कर दी है। अगर आप एंगल गलत करोगे तो चीज़ें आपकी गलत हो सकती हैं बोर्ड में। बी और सी के बीच जो एंगल है उसे क्या कहोगे, अल्फा। सी और ए के बीच जो एंगल है उसे क्या कहोगे, बीटा। और ए और बी के बीच जो एंगल है उसे क्या कहोगे, गामा। तो एंगल में कभी भी किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट आपको नहीं रखना, इसको माइंड करिए, ठीक। आगे बढ़ता हूँ। ये आप देख सकते हो अल्फा बीटा गामा एंगल। ए और सी के बीच सॉरी बी और सी के बीच जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा। सी और ए के बीच जो एंगल है वो कौन सा है, बीटा। और बी और ए के बीच जो एंगल है वो कौन सा है, गामा। इतने में कोई डाउट तो नहीं, पक्का, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आता है कि भाई आखिरकार ये, हाँ ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझना है आपको। अब एक चीज़ देखो, ये एक यूनिट सेल है। क्या है ये, एक यूनिट सेल है। इस यूनिट सेल में एक ये मॉलिक्यूल रहा, मैंने पहले ही बताया मॉलिक्यूल कितने एज से या भुजा से जुड़ेगा, तीन। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉलिक्यूल कितने एज या भुजा से जुड़ेगा, तीन। नाम क्या होगा तीनों का, ए बी और सी, ठीक। उनके बीच का एंगल क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा। आप सब अधिकतर लोग मैथ के स्टूडेंट्स हो, जानते भी होंगे कि अगर एक सिंपल घन, जिसको मैथमेटिक्स में क्यूब कहते हैं, अगर एक घन को देखें, एक क्यूब को देखें, तो अगर वो क्यूब की सारी भुजाएं बराबर हैं, उस क्यूब की सारी जो एजेस हैं वो क्या है, बराबर है। तो जब सारी एजेस बराबर होगी तो सभी की लेंथ भी कैसी होगी, बराबर होगी। जब लेंथ बराबर होगी तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो भी कैसा होगा, बराबर होना चाहिए। आप जब पहले वाले स्ट्रक्चर को देखो, इस दिस वन, इस स्ट्रक्चर में ध्यान देने वाली बात क्या है, ये क्यूब है। इस क्यूब में जो आपका ए एज है वो बराबर है किसके, बी एज के। जो बी एज है वो बराबर है किसके, सी एज के। तो यहाँ पे जो तीनों एजेस हैं कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मॉलिक्यूल या किसी भी मॉलिक्यूल के, तो पूरे की जो तीनों एज हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल बराबर। तो स्टेटमेंट क्या लिखा गया यहाँ पर, ए इज इक्वल टू बी और बी इज इक्वल टू सी का। तो ये चीज़ आपको आगे बहुत काम आने वाली है, तो समझ जाइए। अगर किसी यूनिट सेल के लिए, ये सब क्या है, यूनिट सेल ही तो है। अगर किसी यूनिट सेल के लिए लिखा है ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, मतलब क्या है, उसकी सारी एजेस, उसकी तीनों एजेस क्या है, बराबर है। और अगर ये लिखा है अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, सिंपल मैथमेटिक्स है यार। देखो ना, यहाँ पे एक सिंपल गणित लगाओ, इनके बीच का एंगल कितना है, 90। इनके बीच का एंगल कितना है, 90। इनके बीच का एंगल कितना है, 90। तो तीनों के एंगल कैसे हैं, इक्वल। तो हमने क्या लिखा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। और तीनों एंगल किसके, तीनों एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, ठीक। तो यहाँ कोई डाउट तो नहीं। ये एक ऐसी यूनिट सेल है जिसका नाम आपको जाने रखना है, वो भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसका नाम होता है सिंपल क्यूबिक। इस यूनिट सेल का नाम क्या है डियर, सिंपल क्यूबिक। बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत आगे काम आने वाली है। इस यूनिट सेल का नाम क्या है, सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक क्यों, क्योंकि इसके सभी पैरामीटर्स कैसे हैं, बिल्कुल इक्वल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर बनेगा अभी, ठीक राइट साइड में, बिल्कुल ईजिली यहाँ पर इसको समझिए। आप जरा इस स्ट्रक्चर को देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी, यानी ए बी के इक्वल नहीं है और बी सी के इक्वल नहीं है।
तो आप इसका मतलब क्या हुआ, जो ये तीनों एजेस हैं, ए एज, बी एज, सी एज, इन तीनों एजेस की जो लेंथ है वो बराबर है कि बराबर नहीं है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, वो इक्वल नहीं है। आप भी इस चीज़ को स्ट्रक्चर में देख सकते हो। ये एक हमारा एक स्ट्रक्चर होगा टेट्रागोनल टाइप का। यहाँ पर तीनों एजेस की जो लेंथ है वो इक्वल नहीं है। लेकिन एक चीज़ देखो, आप एंगल नंबर अल्फ़ा को देखो और एंगल नंबर गामा को देखो, ये वाला, ये रहा अल्फ़ा और ये रहा गामा। इन दोनों का जो एंगल है वो कितना है, 90 है। और जब दोनों का एंगल जब दोनों का एंगल 90, मतलब दोनों का एंगल कैसा हुआ डियर, बराबर हुआ। तो यहाँ क्या लिखा, अल्फ़ा इज इक्वल टू गामा, एंड अल्फ़ा गामा दोनों किसके इक्वल है, 90 के। लेकिन देखिए बी की जो एज है, बी के एंगल की जो एज है वो थोड़ा सा बेंट है, थोड़ा तिरछी है। क्या वो 90 डिग्री का होगा, क्या वो 90 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे कि अल्फ़ा और गामा तो एक दूसरे के इक्वल हैं, लेकिन बीटा उन दोनों के इक्वल नहीं है, और बीटा की वैल्यू 90 डिग्री भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। सिंपल सा थॉट है। अगर सिंपल क्यूबिक है तो सिंपल क्यूबिक का मतलब क्या, तीनों एज ए बी सी इक्वल, तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा इक्वल। जब सब कुछ इक्वल तो आप क्या लिखोगे एज के लिए, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। और एंगल के लिए क्या लिखोगे, अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा। इसमें कोई डाउट तो नहीं डियर। बाकी उसके ठीक बगल वाले स्ट्रक्चर में देखो, इसका स्टेटमेंट क्या लिखा है, ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ कि तीनों एजेस एक दूसरे के इक्वल नहीं है। उसके नीचे स्टेटमेंट क्या लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू गामा, यानी कि कोण अल्फा, एंगल अल्फा इज इक्वल टू, बराबर है किसके, एंगल गामा के। और वो दोनों एंगल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। लेकिन बीटा एंगल अल्फा और गामा के इक्वल नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ लेनी है एनी हाउ। नहीं समझ में आएगी, वीडियो को बार बार सुनकर समझिएगा, इसका आगे बहुत यूज़ है। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, अगली स्लाइड में देखिएगा, यूनिट सेल पैरामीटर, जो भी आपने पीछे पढ़ा वही चीज़ है। किसी यूनिट सेल में प्रेजेंट उपस्थित मॉलिक्यूल एटम आयन तीन भुजाओं एज से जुड़े हैं। आपने देखा एक मॉलिक्यूल कितने एज से अटैच था, ए से, बी से और सी से। ऑलवेज रिमेंबर दैट, कभी इस चीज़ को भूलना नहीं है। तीसरा क्या, उन्हें किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ए बी और सी से। इसमें कोई डाउट तो नहीं, उसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए बी और सी से। उन तीनों एंगल का, उन तीनों एजेस का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एंगल होता है। उस एंगल को नाम क्या दिया, बी और सी के लिए जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा है। ए और सी के लिए जो एंगल है वो कौन सा है, बीटा है। और ए और बी के लिए जो एंगल है वो कौन सा है, गामा। अगला पॉइंट जो कह रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, इन एजेस की लेंथ एक सिमिलर भी हो सकती है और अलग अलग भी। हमने पिछले वीडियो में दो स्ट्रक्चर देखे थे, एक स्ट्रक्चर था सिंपल क्यूबिक का और एक स्ट्रक्चर था किसका, टेट्रागोनल का। तो सिंपल क्यूबिक का स्ट्रक्चर क्या था, उसकी तीनों एजेस ए बी सी कैसे थी, इक्वल थी। लेकिन उसके ठीक बगल वाले स्ट्रक्चर, उसकी तीनों एजेस क्या इक्वल थी, क्या उसकी तीनों एजेस इक्वल नहीं थी। इसीलिए वहाँ का स्टेटमेंट क्या लिखा था हमने, ए इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, सॉरी ए इज़ नॉट इक्वल टू बी एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। इतनी बात क्लियर है। और उसके नीचे एक पॉइंट और क्या लिखा है, ठीक उसी प्रकार उनके बीच बने एंगल का वैल्यू एक सिमिलर भी हो सकता है तथा अलग अलग भी। ये पॉइंट भी क्लियर होना चाहिए। पीछे वाले वीडियो में देखा था कि सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो आपके लेफ्ट साइड था, उसके तीनों एंगल भी इक्वल थे और तीनों एजेस भी इक्वल थे। लेकिन जो राइट हैंड का एक स्ट्रक्चर बना था यूनिट सेल का टेट्रागोनल, उसमें एक भी एज इक्वल नहीं थे, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। साथ ही साथ दो एंगल तो इक्वल थे, अल्फा और गामा, लेकिन एक एंगल इक्वल नहीं था जिसका नाम क्या था, बीटा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यहाँ पर एक चीज़ आप बहुत अच्छी पढ़ोगे, एक साइंटिस्ट हुए डियर, उन साइंटिस्ट का नाम था अगस्टा ब्रेवाइस। ठीक, अगस्टा ब्रेवाइस ने बहुत अच्छा काम किया। वो काम क्या किया उन्होंने, पहले उसके बारे में बात करते हैं। अगस्टा ब्रेवाइस ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर स्टडी की। वो एक फ्रेंच
फिजिसिस्ट थे, यानी कि फ्रांसीसी भौतिकविद। उन्होंने स्टडी क्या की, उन्होंने कई अलग अलग सॉलिड को देखा, कई अलग अलग सॉलिड को देखा और कई क्रिस्टलाइन सॉलिड को देखा। अब मुझे एक सिंपल मैथमेटिक्स बताओ। आप एक क्यूब को इमेजिन करो, एक घन को, एक क्यूब को। सब मैथ वाले हो, बायो वाले हो, इतना जानते होंगे। एक क्यूब या हाँ भाई, तो इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? वैज्ञानिक अगस्टा ब्रेवाइस के बारे में। अगस्टा ब्रेवाइस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कई अलग अलग टाइप्स के क्रिस्टल की स्टडी की। और जब अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स की स्टडी की तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि हर क्रिस्टल की जो यूनिट सेल है वो भी कैसी है, डिफरेंट है। अब आप एक चीज़ सोचो, आप सब मैथ या बायो के स्टूडेंट हो, लेकिन इतना तो जानते हो कि अगर एक क्यूब, एक कोई घनाभ हो, सॉरी घन हो और क्यूब हो, क्यूब की अगर भुजाओं की लंबाई या एज की जो लेंथ है वो अलग अलग हो जाए, या अल्फा बीटा गामा या फिर जो भी उनका एंगल है वो भी कैसा हो जाए, अलग अलग हो जाए, तो उस कंडीशन में जो हमारी पूरी ये क्यूब होगा वो एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? भाई अलग अलग होगा ना। अगर क्यूब की घन की भुजा की लंबाई अलग हो जाए, उसके कोण अलग हो जाए, तो जाहिर सी बात है उसकी जो संरचना होगी वो कैसी हो जाएगी, अलग अलग। तो अगस्टा ब्रेवाइस ने एक बड़ा अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि सेवरल क्रिस्टल्स की स्टडी की, और जब अलग अलग क्रिस्टल की स्टडी की तो उन्होंने क्या पाया कि क्रिस्टल्स में जो यूनिट सेल है, कई ऐसी यूनिट सेल थी कि किसी की अधिक कईयों के जो एज की लेंथ थी वो अलग थी, कईयों के जो एंगल थे वो अलग थे। और जब इतने अलग अलग एज और इतने अलग अलग एंगल हुए तो उस बेसिस पर उन्होंने, आप विश्वास नहीं मानोगे, 230 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल बताए कि 230 टाइप के यूनिट सेल या क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। लेकिन हम लोग की जो सिलेबस में है, जो IUPAC ने रिकमेंड किया है, वो कितने किए हैं? केवल 7। तो हमको जो पढ़ने हैं वो 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ने हैं। दूसरी बात यहाँ पे आपको क्या समझनी है कि इस वीडियो में आप एक चीज़ और जानोगे कि क्रिस्टल लैटिस के 2 या 3 नाम और हैं। एक तो खुद क्रिस्टल लैटिस, दूसरा उसको क्या कहते हैं, स्पेस लैटिस, और तीसरा नाम क्या होता है, लैटिस का। तो चलिए चलते हैं वीडियो में। ये आप देख सकते हो, ये एक पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। हाँ भाई, यहाँ पे मैं रुकूंगा। जरा आप इजीली फाइंड करो, यहाँ पर इजीली फाइंड करोगे तो सबसे कॉर्नर में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, क्यूबिक। वो क्या है, क्यूबिक का है। और क्यूबिक के नीचे यहाँ पर क्या है, ट्राइक्लिनिक। तो टोटल कितने सिस्टम है, काउंट करो। फर्स्ट क्या है, क्यूबिक। सेकंड क्या है, टेट्रागोनल। थर्ड क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ क्या है, मोनोक्लिनिक। फिफ्थ क्या है, रोम्बोहिड्रल। सिक्स्थ क्या है, हेक्सागोनल। और सेवन्थ क्या है, ट्राइक्लिनिक। बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको दो का ध्यान ऑलवेज रखना है। एक है आपका क्यूबिक और दूसरा है आपका ट्राइक्लिनिक। वो क्यों? क्योंकि क्यूबिक एकमात्र, एक वन एंड ओनली ऐसा अरेंजमेंट है जो 100% सिमेट्रिकल। अभी हमने एक वीडियो में पीछे की स्लाइड में देखा था कि क्यूबिक अरेंजमेंट क्या था भाई, जिसकी तीनों एज ABC वो कैसे थी, इक्वल थे। जिसके तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा वो कैसे थे, इक्वल थे। तो उसका सब कुछ ठीक था, तो उसको नाम क्या दिया था, सिमेट्रिकल का। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो लास्ट कॉर्नर में यहाँ पर है, जिसको आप देखोगे कॉर्नर में नीचे, ट्राइक्लिनिक। वो कैसा है, मोस्ट अनसिमेट्रिकल। यानी कि
अगर सिंपल क्यूबिक सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि उसके तीनों एज की इक्वल लेंथ है, एंगल की इक्वल लेंथ है। तो जो मोस्ट अनसिमेट्रिकल होगा डियर, वो कैसा होगा? इसकी तीनों एज भी अलग होगी और तीनों एंगल भी क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इन सब की स्टडी किसने की? ब्रेवाइस लैटिस, या सॉरी अगस्टा ब्रेवाइस ने। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, उन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन किया है डियर, वो क्लासिफिकेशन केवल किसके बेसिस पे किया है? उनके एजेस के डिफरेंस और एंगल की वैल्यू के डिफरेंस पर। एज और एंगल चेंज हुए तो उसका शेप भी कैसा हो गया? चेंज हो गया। अभी आप आगे देखोगे कि जो ये 7 क्रिस्टल सिस्टम है पूरे, ये इन पूरे 7 क्रिस्टल सिस्टम में एज और एंगल का ही डिफरेंस है और किसी चीज़ का डिफरेंस नहीं है। अब इसकी डिस्कवरी किसने की? इसको प्रमोट किसने कराया, प्रपोज किसने कराया? ब्रेवाइस, अगस्टा ब्रेवाइस ने। तो इन लैटिसेस को IUPAC ने एक नेम दे दिया अगस्टा ब्रेवाइस के रिस्पेक्ट में, और इनका नाम क्या हुआ? ब्रेवाइस लैटिसेस। क्या नाम पड़ा इनका? ब्रेवाइस लैटिसेस। तो लेट अस कंटिन्यू। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखिएगा यहाँ पे भी नाम आएगा ब्रेवाइस लैटिसेस का। ये देखिए ब्रेवाइस लैटिसेस क्यों कहा? क्योंकि इन सब की डिस्कवरी किसने की थी? अगस्टा ब्रेवाइस। और ये कोई और नहीं, ये थे साइंटिस्ट अगस्टा ब्रेवाइस, जिन्होंने ये पूरा वर्क किया था। ठीक है ना? नेक्स्ट थिंग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। वो क्या है? ये देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एंगल। यानी कि जैसा मैंने भी पिछले स्लाइड के वीडियो में बताया कि अगस्टा ब्रेवाइस ने क्या किया? कई क्रिस्टल की स्टडी की। कई क्रिस्टल की स्टडी के बेसिस पर उन्होंने क्या पाया कि कई ऐसे यूनिट सेल थे जो यूनिट सेल अलग अलग एज लेंथ के थे, यानी कि उनकी भुजाओं की लंबाई क्या थी? अलग अलग थी। उनके बीच जो बनने वाले कोण थे वो कैसे थे? अलग अलग थे। तो अगली थिंग हमको यहाँ पे क्या समझ जानी है कि ये जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर है? फिर ध्यान दीजिएगा, एज और एंगल के डिफरेंस पर। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं। वैज्ञानिक अगस्टा ब्रेवाइस, वैज्ञानिक अगस्टा ब्रेवाइस ने इकाई सेल का उनकी भुजाओं की लंबाई एवं उनके बीच बने कोण के आधार पर अलग अलग अध्ययन किया। ये पॉइंट क्लियर होगा डियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? कुल 230 प्रकार के यूनिट सेल होने की बात कही, जिनमें से केवल 7 ऐसे हैं जो प्रमुख हैं। ये बात में कोई डाउट तो नहीं। अगला पॉइंट जो मैंने बार बार आपको ध्यान रखने को कहा है कि अगस्टा ब्रेवाइस ने जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस बेसिस पे किया है, वो आपको समझना है। वो क्या? कि यह क्लासिफिकेशन यूनिट सेल के एज एवं एंगल के डिफरेंस के बेसिस पर है। क्या? यूनिट सेल के एज और एंगल के डिफरेंस पर। और उनके अलग अलग नाम भी थे। अभी आपने पीछे वाली वीडियो में देखा, पिछली स्लाइड में, कि एक का नाम सिंपल क्यूबिक था, सॉरी क्यूबिक था, बगल वाले का टेट्रागोनल, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक, फिर रोम्बोहेड्रल, फिर मोनोक्लिनिक और फिर ट्राइक्लिनिक, ऐसे कुछ नाम थे। जो पॉइंट यहाँ पर है इसको आपको ध्यान से समझना, इन तीनों पॉइंटों को बहुत केयरफुली, क्योंकि एक आध बार बोर्ड में क्या इसी वर्ष जो भी परीक्षा हुई उसमें पूछा गया कि कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिकल है। तो पढ़ो यहाँ पर, दो प्रमुख बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि देयर आर टू इम्पोर्टेंट थॉट्स। वो क्या है? कि वो यूनिट सेल जिसकी एज एंड एंगल सभी एक जैसे हों, वो यूनिट सेल जिसके एज एवं एंगल सभी कैसे हों? एक जैसे हों, उसे हम क्या नाम देंगे? सिंपल क्यूबिक का। और जिसकी सभी भुजाएं, सभी कोण, यानी कि एज एंगल सब कुछ कैसा हो? डिफरेंस हो, उसे किसका नाम दिया गया? ट्राइक्लिनिक का। अर्थात दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको समझना है हमेशा। वो क्या कह रहा है कि सिंपल क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक मोस्ट सिमेट्रिकल क्यों है? उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने कुछ देर पहले देखा था एक वीडियो में, जहाँ तीनों एज ABC वो इक्वल, जहाँ तीनों एंगल अल्फा बीटा गामा वो इक्वल। भाई जब सब कुछ इक्वल है, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल मतलब जो सिस्टम बिल्कुल इक्वल, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। तो सिंपल क्यूबिक को नाम क्या दिया गया? मोस्ट सिमेट्रिकल का। और ट्राइक्लिनिक को नाम किसका दिया गया? मोस्ट अनसिमेट्रिकल। अभी आगे के वीडियोस में उसको हम देखेंगे कि ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्यों है। ठीक, नाउ नेक्स्ट थिंग। हाँ, एक बात और यहाँ ध्यान रखने वाली है कि यूनिट सेल को
अगस्टा ब्रेवाइस ने जो क्लासिफाई किया वो किस बेसिस पे किया था, उनके एज और एंगल के डिफरेंस के बेसिस पर। लेकिन आफ्टर सम टाइम आईयूपीएसी ने एक और क्लासिफिकेशन रिकमेंड किया, जो फिजिक्स ने भी आईयूपीएसी, क्योंकि सॉलिड स्टेट फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टॉपिक है, और अगस्टा ब्रेवाइस फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, यानी कि फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक। आप स्लाइड में पढ़ सकते हो उसको। तो फिजिक्स के अथॉरिटीज़ ने और केमिस्ट्री के अथॉरिटीज़ ने इसको एक काम किया कि क्या यार यूनिट सेल केवल एज लेंथ और एंगल के बेसिस पे होंगे क्या, हो सकता है उनके मॉलिक्यूल्स में अरेंजमेंट अलग अलग हो। तो उस बेसिस पर एक नया क्लासिफिकेशन आया जिसमें यूनिट सेल के टू पार्ट्स किए गए। पहले सुनते हैं आराम से। वो टू पार्ट्स क्या किए गए, एक पार्ट को नाम दिया गया प्रिमिटिव या प्राथमिक यूनिट सेल या इकाई सेल, दूसरे को नाम दिया गया सेंटर्ड या सेकेंडरी यानी केंद्रीय या द्वितीयक यूनिट सेल या इकाई सेल। ठीक है, अब प्रिमिटिव क्या होता है, चलिए एक छोटा सा इमेजिनेशन करते हैं। आप जिस भी रूम में हो, ठीक, उस रूम को देखो अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। ये रूम क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है? भाई क्यूब होगा पक्का। जरा देखो ध्यान से आपके रूम के कुल कितने कॉर्नर हैं। तो जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे सुनो। 4 कॉर्नर ऊपर होंगे, 1 2 3 4, और 4 कॉर्नर नीचे दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो जब किसी यूनिट सेल में मॉलिक्यूल केवल कॉर्नर पर हो, यानी कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर हैं टोटल क्यूब में, कितने कॉर्नर हैं, 8। अगर केवल कहाँ पर हो, कॉर्नर पर हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। और जब कोई मॉलिक्यूल कॉर्नर पर तो हो ही, लेकिन कॉर्नर के अलावा सेल में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंडरी या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल। चलिए चलते हैं वीडियो में। ठीक, ये देखिए, ये आ गया यूनिट सेल, ये उसके दो एरो, एक है प्रिमिटिव और दूसरा है यहाँ पर सेंटर्ड। प्रिमिटिव वो, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल केवल कहाँ है, केवल कॉर्नर पर, उससे क्या कहोगे, प्रिमिटिव। और अगर सेंटर्ड में देखो, मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पे तो है ही, साथ ही साथ सेल के बिल्कुल बीच में भी हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर्ड। और इस वाले को क्या नाम देंगे, प्रिमिटिव का। ठीक, कोई डाउट तो नहीं, इसमें हमेशा क्लियर रहिएगा, पेपर में अक्सर पूछता है। अब अगर स्टडी करें हम सेंटर्ड की, तो सेंटर्ड को आगे और 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाएगा। एक टाइप होगा बॉडी सेंटर्ड, दूसरा होगा फेस सेंटर्ड, तीसरा एंड सेंटर, और एक और पढ़ेंगे एज सेंटर्ड। ठीक है, तो चलिए स्टडी करते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल के टाइप्स की। ये देखो, वापस चलिए सॉलिड स्टेट के टॉपिक को समझने के लिए आपका जो रूम है जहाँ आप बैठे हो, वो आपकी बहुत मदद करेगा। ये बात जान लीजिए, मैंने ऐसे ही समझा इसलिए बता रहा हूँ। कैसे, आप अपने रूम के कॉर्नर को गिनो, पहले भी गिने थे भी, तो टोटल कितने कॉर्नर हैं, 8 हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। अब पूरे रूम का कोई सेंटर होगा, पूरे रूम का, वो कहीं मिडिल में होगा, रूम के बिल्कुल बीचों बीच। तो जो पहला टाइप है उसको हमको ऐसे ही समझना है, बॉडी सेंटर्ड, यानी कि एक ऐसा अरेंजमेंट जहाँ पर मॉलिक्यूल कैसे हो, पूरे सेल के कॉर्नर पे तो हो ही, और कॉर्नर के अलावा सेल के बिल्कुल मिडिल में, बीच में हो, तो उसको नाम क्या देगा, बॉडी सेंटर, यानी पूरी बॉडी के बिल्कुल बीच में। वो फिगर आप देखिएगा अभी, ये देखिए, बॉडी सेंटर्ड में क्या होगा, मैंने क्या बताया, मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ होंगे, कॉर्नर पर, ये देखो आप, और कॉर्नर के अलावा कहाँ होंगे, बिल्कुल ये सेंटर पर। इतनी बात समझ में आ गई। तो ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहोगे, बॉडी सेंटर। मॉलिक्यूल कहाँ हो, कॉर्नर पर हो, और कॉर्नर के अलावा कहाँ हो, सेल के बिल्कुल सेंटर। आते हैं फेस सेंटर पर। जब फेस सेंटर को ध्यान से समझने के लिए समझो, अपने रूम के कुल कितनी दीवारें हैं, काउंट करिएगा। आप काउंट करोगे तो कुल 6 दीवारें मिलेंगी। एक आपके सामने जहाँ आप बैठे होगे, एक आपके पीछे, एक आपके ऊपर, तो
एक बिल्कुल दाएं बाएं ऊपर नीचे आमने सामने, ये 6 फेस हो गए। तो मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ, कॉर्नर पर और फेस पर। अब देखो यहाँ पर तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, ये मॉलिक्यूल हैं कॉर्नर पर और किन्हीं दो ऐसे फेस पर है जो एक दूसरे के बिल्कुल क्या हों, अपोजिट हो। ये बात बिल्कुल ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो भी अरेंजमेंट होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट होगा डियर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। तो एंड सेंटर मतलब क्या, बॉडी सेंटर मतलब क्या, मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर और सेल के बिल्कुल बीच में। फेस सेंटर्ड कहाँ, मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ है, कॉर्नर पर और फेस के बिल्कुल बीचों बीच। टोटल कितने फेस है आप काउंट कर सकते हो अपने रूम में, कुल कितनी दीवारें हैं, 6। ठीक है, मैंने पहले कहा था ना कि आपका रूम बड़ा हेल्प करेगा इस चीज़ में समझने में आपको। क्या, एक दीवार आमने, एक पीछे आपके, एक ऊपर, एक नीचे, 4 हो गई, दाएं बाएं 5 और 6। तो 6 फेज होते हैं एक यूनिट सेल में। तो फेस सेंटर्ड क्या, मॉलिक्यूल कॉर्नर पर हो और फेस के बिल्कुल सेंटर पर हो। लास्ट आता है एंड सेंटर। जैसा मैंने बताया मॉलिक्यूल कॉर्नर पे तो होंगे ही, कॉर्नर के अलावा किन्हीं दो ऐसे फेस पर होंगे जो फेस एक दूसरे के क्या है, बिल्कुल ठीक अपोजिट। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ये चौथा टाइप है एंड सेंटर। इसमें देखो आप कुल कितने कॉर्नर हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कॉर्नर हो गए और जैसा नाम है डियर इसका, एंड सेंटर्ड। एंड मतलब सॉरी, एज सेंटर, एज। तो मॉलिक्यूल कॉर्नर के अलावा कहाँ होंगे, सेल के एज। किसे कहते हैं, दो मॉलिक्यूल को जोड़ने वाली जो एक इमेजिनरी लाइन है उसे क्या कहते हैं, एज सेंटर। वैसे तो ये देखा बहुत ज़्यादा नहीं गया है, लेकिन हाँ आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो एज सेंटर पर बनते हैं, इसलिए क्वेश्चंस के आधार पर इसको पढ़ना ज़रूरी। तो एज सेंटर क्या, मॉलिक्यूल कॉर्नर पे तो हैं लेकिन और कहाँ हैं, पूरे हर एज के बिल्कुल बीच में। टोटल एज काउंट कर लो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, टोटल 12 एज होंगी। ठीक है, लास्ट स्लाइड अगेन क्या कह रही है, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सेल ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स आयन एंड एटम। वही बात है, ब्रेवाइस ने किसके बेसिस पे कहा था क्लासिफिकेशन का, एज और एंगल के बेसिस पर। ये किसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, मॉलिक्यूल एटम के अरेंजमेंट पर। तो यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन उनकी एज एवं एंगल के अलावा उनके पास प्रेजेंट मॉलिक्यूल एटम और आयन के अरेंजमेंट के बेसिस पर किया गया है। इसके 2 टाइप्स हैं, अभी हमने देखा था प्रिमिटिव और दूसरा था द्वितीयक, सॉरी सेकेंडरी या सेंटर्ड। प्रिमिटिव क्या, यूनिट सेल जिसमें सभी मॉलिक्यूल एटम या आयन केवल यूनिट सेल के कॉर्नर पर हों उन्हें क्या कहते हैं, प्रिमिटिव यूनिट सेल। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम लोग कई बार भी देख चुके हैं, सिंपल क्यूबिक। और सेकेंडरी और सेंटर्ड यूनिट सेल का एग्जांपल क्या है, कि वह यूनिट सेल जिसमें मॉलिक्यूल एटम या आयन सभी कॉर्नर पर एवं सेल में और किसी भी स्थान पर उपस्थित हों उन्हें द्वितीयक या केंद्रीय यूनिट सेल कहते हैं। यानी कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर के अलावा पूरे मॉलिक्यूल में कहीं पे भी हो सकते हैं। उसके बेसिस पर 4 हैं जो मेनली हम लोग को पढ़ने हैं। पहला कौन कौन सा, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, फेस सेंटर्ड एफसीसी, एंड सेंटर्ड ईसीसी, एज सेंटर्ड अगेन ईसीसी। ठीक है, सो एवरीवन इट इज okay for today. Have a nice evening, have a nice day to all of you. बाकी जो भी आपको दिक्कत हो, जो भी प्रॉब्लम हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो, फेसबुक पे भी कर सकते हो। और बाकी की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसमें हम लोग पार्ट 3 में क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल सिस्टम, जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है वो इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे सारे। प्लस जो न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर से, बहुत हर बार आता है, इस बार भी आया था, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू वेरी मच।